टेक्निकल टीम लगी हुई है, अब नहीं करेगा। आगे चल रहे थे हम मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान को बताया था साइको और लोगस से, साइकी और लोगस से मिलकर बनता है, और आत्मा का विज्ञान है और मन का विज्ञान है। आत्मा अर्थात मन, तो ये मन का विज्ञान अर्थात आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान ये मनोविज्ञान को माना जाने लगा। उससे पहले की बात करते हैं। इस आत्मा का विज्ञान से भी पहले एक प्लेटो नाम का दार्शनिक था। प्लेटो को शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सोक्रेटिस। उस सोक्रेटिस का ये शिष्य था। प्लेटो वॉज द डिसाइपल ऑफ सुकरात। उस सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और आदर्शवाद का जनक था। एक क्वेश्चन हमेशा पीजीटी में पूछा जाता है, आता है कि आदर्शवाद का जनक कौन है? प्लेटो। तो आदर्शवादी विचारक जो थे, वो आदर्शवादी विचारक भी इस साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान ही मानते थे। उसके बाद इस प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। उस अरस्तु ने भी इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही माना। सभी लोग लाइव आ जाइएगा, कमेंट करिएगा प्लीज, कमेंट करिए। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अरस्तु, तो हम बोल सकते हैं आदर्शवादी जो विचारक थे, आदर्शवादियों ने इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहकर संबोधन किया। इसके बाद डेकार्टे की बात करते हैं। डेकार्टे की बात करते हैं। तो डेकार्टे ने भी इसको, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, ये तीनों ही विचारक कैसे माने जाते हैं? आदर्शवादी माने जाते हैं, और आदर्शवादियों ने इसको आत्मा का विज्ञान कहा। वो अलग थ्योरी है कि अरस्तु ने बाद में प्लेटो से अलग होकर के वस्तुवाद या व्यक्तिवाद का स्टार्ट किया था, का स्थापना करी, को एक अलग संप्रदाय बनाया, उसका नाम रखा उन्होंने व्यक्तिवाद या भौतिकवाद। तो वो बाद में हुआ, लेकिन पहले अरस्तु, प्लेटो, ये सब आदर्शवादी विचारक थे। तो इन आदर्शवादियों ने इसको मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहकर संबोधन किया। आत्मा के विज्ञान के बाद इस मनोविज्ञान के कई सारे रूप रहे हैं। आत्मा के विज्ञान के बाद, अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, आत्मा के विज्ञान के बाद इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। आत्मा के विज्ञान के बाद इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। और क्वेश्चन एक ही पूछता है और सिंपल सा पूछता है कि आत्मा का विज्ञान किस थिंकर ने मनोविज्ञान को माना? तो आप बताएंगे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। क्वेश्चन पूछेगा चेतना का विज्ञान, किस विचारक ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना? अगर पूछता है तो आप बताएंगे पोम्पोलॉजी। आप बताएंगे नाव गुड आफ्टरनून सर, नम एन, संगीता बाथम, रविंदर मनमोजी। ठीक है, चेतना का विज्ञान माना पोम्पोलॉजी ने। पोम्पोलॉजी नाम के एक विचारक ने इस मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। तो आप बताएंगे नंबर 1, इस मनोविज्ञान के कैसे स्वरूप की बात कर रहा हूं, इस मनोविज्ञान के स्वरूपों की बात कर रहा हूं। तो आत्मा का विज्ञान फर्स्ट स्वरूप था, दूसरा स्वरूप इसका चेतना का विज्ञान था, और तीसरा जो स्वरूप है वो है इसका, वो है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, वॉटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। किसने कहा है? वॉटसन नाम के एक थिंकर ने इसको, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान की संज्ञा दी है। तो 3 स्वरूप की बात करी हमने। एक बहुत फेमस वुडवर्थ नाम के एक विचारक हुए हैं, वुडवर्थ। उनकी एक डेफिनेशन है इस मनोविज्ञान की, वो कई सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कि फिर से रुक गया सर। तो वुडवर्थ की डेफिनेशन क्या है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। इसको नोट करेंगे, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अब चेतना का त्याग किया, और आज वह व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित है। ये कथन है, ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। क्या है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज वह व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई वुडवर्थ की। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो व्यवहार का विज्ञान है वो किसने इसको बोला है? स्पेंसर, वॉटसन और वुडवर्थ। वॉटसन ने इसको स्थापित किया व्यवहार के विज्ञान के रूप में। वुडवर्थ ने बहुत इसके प्रयास किए, और सबसे अधिक जो प्रयास किए व्यवहार के विज्ञान को स्थापित करने में वो किए हर्बर्ट स्पेंसर ने। सबसे ज़्यादा जो प्रयास किए हैं वो स्पेंसर ने किया है। तो स्पेंसर ने इसको व्यवहार के विज्ञान को मानने में या इसको मान्यता दिलाने में पूर्ण भूमिका इसने निभाई है।
चलिए इससे आगे चलते हैं। इस मनोविज्ञान इस स्वरूपों के बाद हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसे मनोविज्ञान का कुछ विकास कैसे हुआ है, उन विकास की बात करते हैं। मनोविज्ञान के विकास की घटनाएं। कुछ ऐसी डेट्स ईयर्स हैं, कुछ ऐसे ईयर्स हैं जहां मनोविज्ञान की घटनाओं का जहां मनोविज्ञान ने अपने आप को विकसित किया है। तो वो डेट्स क्या हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे थे 1879। मैंने साइड कर इसको बताया था 1879। ये डेट उस समय की है जब जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट के द्वारा प्रथम लैबोरेटरी स्थापित करी गई, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी गई। तो बात है प्रथम प्रयोगशाला। क्वेश्चन एक ही पूछेगा सिंपल सा कि मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला किसने और कहां स्थापित करी। अगर पूछता है तो आप बताएंगे विलियम वुंट ने, और कब की? 1879 में। और कहां पर की? जर्मनी में, लिप्जिंग शहर में। ओके। इससे आगे दूसरी घटना के रूप में इसी कड़ी में जो दूसरा प्रयास किया वो 1895 में विलियम जेम्स ने किया। विलियम जेम्स ने दूसरी लैबोरेटरी स्थापित की और इन्होंने एक बुक भी लिखी। उस बुक का नाम रखा द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की एक बुक इन्होंने लिखी। 1895 में इन्होंने मनोविज्ञान की एक दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की। तीसरी जो घटना घटी वो इस मनोविज्ञान को मानने का, इस मनोविज्ञान को सोचने का एक नया उपागम आया। वो दिया सिगमंड फ्राइड ने 904। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद एक ऐसा उपागम है, जैसा हमने अभी बात की थी, जैसे प्रकृतिवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, वैसा ही एक इसको अध्ययन करने का एक संप्रदाय निकाला, एक उपागम की खोज की। उसका नाम रखा मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड। क्या कट रहा है सर? क्या कट रहा है नीचे? चलिए इससे आगे चलते हैं। कुछ 1905 में बुद्धि परीक्षण, बेने साइमन टेस्ट लिया गया। बेने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में। ये बेने और साइमन नाम के दो विचारक थे, इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया। आप जब बुद्धि एक टॉपिक आएगा, आप वहां पर इसको शायद दिया होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको घटनाओं के बारे में यहाँ से परिचय करवा रहा हूँ कि ये 1905 में बेने साइमन बुद्धि परीक्षण इन्होंने स्टार्ट किया। आगे बात करते हैं हम इसकी शाखाओं के बारे में। मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। संज्ञानात्मक, सबसे पहली शाखा है इसकी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान संज्ञान का मतलब है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। संज्ञान का मतलब एक ऐसी अवस्था, ज्ञान की एक ऐसी अवस्था जहां पर ज्ञान अपने आप से विकसित हो, उसको हम संज्ञान बोलते हैं। किसी वस्तु को देखकर, संज्ञानात्मक हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव की, जहां पर किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में संज्ञान, एक ज्ञान लेना हो, एक ज्ञान की समझ उत्पन्न करनी हो, तो हम उसको बोलते हैं कॉग्निटिव। उस अवस्था को बोलते हैं कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक साइकोलॉजी का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है प्याजे नहीं दिख रहा है।
इसकी कैसी शाखाएं हैं? नंबर 1 संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जिसकी स्टार्टिंग होती है प्याजे नाम के थिंकर से। जैविक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान। नंबर 3 शिक्षा मनोविज्ञान। आपको किसी मनोविज्ञान के बारे में डीपली नहीं पढ़ना है सिवाय इस मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। जॉन डीवी, जिसको स्टार्ट किया था जॉन डीवी ने, जॉन डीवी से एक सेकेंड स्टूडेंट्स। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमें केवल और केवल पढ़ना है। कई सारे मनोविज्ञान हैं। सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, जैविक, शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, कई सारे मनोविज्ञानों की ये शाखाएं हैं। इन शाखाओं में से सबसे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टीचर्स के लिए और एजुकेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ना है वो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है। अब आपको आ रहा होगा समझ में कि साइकोलॉजी की किस शाखा का अध्ययन आपको करना है। साइकोलॉजी कहाँ से साइकोलॉजी का विकास हुआ, किन दो वर्ड से साइकोलॉजी का जन्म हुआ और किसके समय से हुआ और किन किन थिंकर्स ने इसको क्या क्या बोला है। साइकोलॉजी का विकास में सबसे पहली घटना क्या मानी जाती है? जो विलियम वुंट ने इसकी लैबोरेटरी जो स्थापित की, उस लैबोरेटरी से इसका विकास माना जाता है। इसको एक विज्ञान के रूप में स्थापना इसको तभी से मानी जाती है जब इसकी प्रयोगशाला स्थापित होती है। फिर इस प्रयोगशाला की स्थापना होने के बाद 1895 में जब विलियम जेम्स दूसरी लैबोरेटरी बनाते हैं तो इसको पूर्ण मान्यता प्राप्त हो जाती है एक विज्ञान के रूप में। उसके बाद कई सारी घटनाएं करती हैं। सिगमंड फ्राइड आते हैं अपने अलग अलग भागम लेकर के। सिगमंड फ्राइड आते हैं, विनय साइमन टेस्ट आता है, बुद्धि परीक्षा आता है, व्यक्तित्व परीक्षण आता है। और उन घटनाओं के बाद में हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो कई सारी शाखाएं होती हैं। इसकी और सारी शाखाएं हो सकती हैं। सांस्कृतिक मनोविज्ञान, जैसे कि कल्चरल, सांस्कृतिक साइकोलॉजी, एक कल्चरल साइकोलॉजी। तो कई सारी शाखाओं की में हमें केवल और केवल शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में डीपली पढ़ना है, के बारे में हमें डीप सोचना है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शिक्षा या शैक्षिक, एजुकेशनल, शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी क्रियाकलाप शिक्षा के क्षेत्र में किए जाते हैं, यानी जो भी क्रियाएं, जो भी एक्शंस, रिएक्शंस, जितने भी आपके परीक्षण और शोध शिक्षा के क्षेत्र में किए जाते हैं, वो सब एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। उन सबको मिलाकर के एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किए जाते हैं, जितना भी शिक्षा के क्षेत्र में हम नवाचार करें, कोई शोध करें, कोई क्रियाएं करें, कोई क्रियाकलाप करें, कोई सिद्धांत बनाएं, कोई सूत्र बनाएं, उन सबको हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंडर बात करते हैं। एक स्टीफन नाम के एक विचारक हुए हैं। स्टीफन ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्रमबद्ध अध्ययन एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है, शैक्षिक मनोविज्ञान होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा इसकी फील्ड पढ़ लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, इसकी फील्ड क्या है? तो इसकी फील्ड है हमें शिक्षक के बारे में पढ़ना है, हमें शिक्षार्थी के बारे में पढ़ना है, हमें विद्यालय से संबंधित पूरा ज्ञान होना चाहिए, विद्यालय की। दूसरी बात करते हैं इस शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक की हमें पर्सनैलिटी, शिक्षक की बुद्धि, शिक्षक की आर्ट, यानी शैक्षिक आर्ट जो है वो सब आपको यहाँ से पढ़ना है। यानी आपको हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग आर्ट, वो आपको शिक्षक, यानी जो इसका क्षेत्र है, शिक्षक वाला क्षेत्र है, उस शिक्षक के क्षेत्र में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। शिक्षार्थी का मतलब है कोई स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के बारे में छात्र की क्या मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, छात्र की क्या विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के बारे में हमें यहाँ से पढ़ना है। जितने भी आपके चाइल्ड साइकोलॉजी को बोल सकते हैं हम,
बच्चा किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से सीखता है, उन सब बातों को हम शिक्षार्थी जो इसका जो फील्ड है शिक्षार्थी के क्षेत्र में, उनके बारे में वहाँ से हम पढ़ेंगे। और विद्यालय का वातावरण कैसा हो, विद्यालय का माहौल कैसा हो, और विद्यालय की एक जो स्थान है, विद्यालय का जो स्थान है वो कहाँ हो, इन सब के बारे में जो विद्यालय से रिलेटेड हैं, यानी जो रिलेटेड विद स्कूल्स, स्कूल से जो स्टडी है, स्कूल से जो संबंधित जो बातें हैं वो उन सब बातों को हम विद्यालय में पढ़ेंगे। ये इसके क्षेत्र हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी इसका क्षेत्र है, और इसके कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे निर्देशन, परामर्श, जैसे गाइडेंस। हम शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि शिक्षार्थी को गाइडेंस दे, निर्देशन दे। तो निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया को, विकास की अवस्थाओं को, इन सब बातों को हम यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे शिक्षक में टीचिंग एप्टीट्यूड की, शिक्षक के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, आवृत्ति। अब आवृत्ति की बात कर रहे हैं, यानी आपका जो फर्स्ट जो पॉइंट है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है छात्रों के प्रति, शिक्षक की छात्रों के प्रति आवृत्ति। शिक्षक की छात्रों के प्रति आवृत्ति। आपने देखा कि मनोविज्ञान का जन्म, यानी मनोविज्ञान के जन्म से लेकर के, आप एंशिएंट टाइम से लेकर के और आज तक की बात करें, एंशिएंट टाइम से लेकर के और यहाँ तक की बात करें, तो साइकोलॉजी से कैसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी पर आए, और एजुकेशन साइकोलॉजी से किस प्रकार से हम टीचिंग एप्टीट्यूड में आए, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी जो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं कि शिक्षक की छात्रों के प्रति क्या आवृत्ति होती है, शिक्षकों की विद्यालय या फिर शिक्षा के प्रति क्या आवृत्ति होती है, और शिक्षक की समाज के प्रति क्या आवृत्ति होती है, उन सब बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आपको पता करना है, जैसे एक शिक्षक, एक रेयांस नाम का एक थिंकर है, रेयांस। उसने 2017 टीचर्स को लेकर के, 2017 टीचर्स को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के एक प्रयोग किया। 2000 शिक्षक को लेकर के उसने एक प्रयोग किया, और उन प्रयोगों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला। तो उसने कहा कि इस शिक्षकों की कैटेगरीज डिवाइड की, यानी शिक्षकों के क्या एटीट्यूड है, शिक्षकों की क्या आवृत्ति है, उसका खंडन इसने किया। उसने बोला कि ऐसे शिक्षक जो शिक्षार्थियों की अच्छी बातों की तारीफ नहीं करते हैं, उनको अप्रेरित नहीं करते हैं, वो शिक्षक सफल नहीं हैं। उसने बताया कि असफल और सफल टीचर्स कौन से होते हैं। हमेशा क्लास में आपको देखना है कि जो विद्यार्थी अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से समझ रहा है, तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए, आपको उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। तो ऐसे टीचर्स जो छात्रों को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो टीचर्स असफल मान जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रेयांस कह रहे हैं। इन्होंने जब पता किया इतने टीचर्स को लेकर के, तो इन्होंने देखा कुछ टीचर्स कैसे थे जो असफल नहीं थे। वो टीचर्स हमेशा क्लास में किसी भी बच्चे की तारीफ नहीं करते थे, उसको एप्रिशिएट नहीं करते थे, उसको पुनर्बलन नहीं करते थे। एक वर्ड होता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि पीछे से बल देना, यानी अगर कोई बच्चा अच्छा बता रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आप उसको रीइंफोर्समेंट दें, आप उसको पुनर्बलन दें। पुनर्बलन का मतलब है उसकी तारीफ करें, उसको बहुत छोटे छोटे शब्द, जैसे वेरी गुड, जैसे गुड, जैसे बहुत अच्छा, जैसे सुंदर, अति सुंदर, इन सब बातों को, इन सब वर्ड्स को हमें कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। उससे होता क्या है कि एक बच्चे को अच्छे कार्य करने के प्रति या अच्छे समझदारी के प्रति उसको बल मिलता है, और वो फिर उन कामों को बार बार करता रहता है। तो ऐसे शिक्षक जो छात्रों को रिइंफोर्समेंट नहीं देते थे, उसको रेयांस ने बताया कि टीचर्स असफल हैं। और जो टीचर्स हमेशा क्लास में बच्चों की तारीफ करते थे, उनको बताया कि ये टीचर्स सफल टीचर्स हैं, ये टीचर्स सक्सेसफुल टीचर्स हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षकों का छात्रों के प्रति आवृत्ति को जानने के लिए एक टेस्ट किया, एक परीक्षण किया। तो रेयांस ने किया था। रेयांस ने अपने परीक्षण में किस दो प्रकार के शिक्षक को कैटेगराइज किया, तो किया असफल और सफल टीचर्स, असफल और सफल। ठीक है, इससे आगे रेयांस ने बताया कि शिक्षकों का जो छात्रों के प्रति एटीट्यूड है वो लक्ष्यात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लक्ष्यात्मक होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, छात्रों का
शिक्षकों का छात्रों के प्रति जो एटीट्यूड है वो लक्ष्यात्मक होना चाहिए। लक्ष्यात्मक अगर टीचर का एटीट्यूड होगा तो वो क्लास में हमेशा छात्रों को पुनर्बल करेगा, छात्रों को उत्साहित करेगा और क्लास में एक लोकतांत्रिक कक्षा का निर्माण करेगा, लोकतांत्रिक वातावरण को वो दे पाएगा बच्चों को। इन सब बातों को सीखने के लिए थोड़े से क्वेश्चंस हैं इसके, उस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को लगाते हैं। सर कुछ क्वेश्चंस लगाइए। इन एटीट्यूड, छात्रों का, शिक्षकों का एटीट्यूड जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि आपको, अभी नहीं आया इसमें, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो, सर ये लाइव नहीं है क्या? नंबर 1 क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे सेंड करिएगा। डॉक्टर प्रेमा उप्रेती ने दिया है बी, डॉक्टर प्रेमा उप्रेती बी। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित है तो आप उसके बारे में छात्र के अन्य छात्रों से पूछेंगे, छात्र के अवाक से इसका कारण पूछेंगे, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे या उस छात्र को दंड देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जो आप बता रहे हैं। सुंदरराम विद्या आर्या बी। रविंद्र मनमोजी जी नहीं, उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से नहीं पूछेंगे, उसके अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। ओके हम लोग कक्षा में, हम लोग अपने स्कूलों में, अपनी क्लासेस में हम क्या करते हैं कि सब बच्चों की डिटेल्स रखते हैं, उनके नंबर्स, उनके गार्जियंस के नंबर्स। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके गार्जियंस को कॉल करते हैं, जिससे इससे 2 फायदे होते हैं। इससे पहला फायदा कि बच्चे, जो आपका जो गार्जियन है, उस गार्जियन को ये रहता है कि हाँ शिक्षक बहुत अच्छा है, यानी अगर बच्चा 1 दिन एब्सेंट हो रहा है, 2 दिन एब्सेंट हो रहा है तो स्कूल से कॉल जा रही है, स्कूल से शिक्षक उसको कॉल कर रहा है। तो जो एक लगन है शिक्षक की छात्रों के प्रति, जो लगन है वो इस लगन को शो करता है, यानी ये शो करता है कि शिक्षकों की छात्रों के प्रति एटीट्यूड क्या है, वो किस प्रकार से छात्रों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 का फायदा ये बनता है। दूसरा फायदा ये मिलता है कि जब बच्चे के बारे में जब शिक्षक पूछता है तो बच्चे के अंदर ये भावना आ जाती है कि हाँ शिक्षक ने मुझे कॉल की, यानी मेरी कमी शिक्षक को महसूस हुई क्लास में। तो शिक्षक की नज़रों में भी, जो छात्र की नज़रों में भी शिक्षक की जो रेपुटेशन है वो थोड़ी बढ़ती है और शिक्षक का एटीट्यूड पता चलता है कि छात्रों के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है। मेरी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं और उसमें से 2 नहीं आए, तो मैं सोचूंगा 2 नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, दो बच्चों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 48 होते हैं वैसे 50 होते हैं। तो लेकिन ये एटीट्यूड गलत है, ये एटीट्यूड शिक्षक का एटीट्यूड नहीं हो सकता। ये एटीट्यूड केवल और केवल ऐसे शिक्षकों का हो सकता है जो काम चला रहे हैं, जो कल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें प्रत्येक बच्चे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, यानी एक लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण रखना है। अभी जो मैंने एक वर्ड बोला लक्ष्यात्मक, वो यही है लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण यही है कि बताता है कि शिक्षक को सारे बच्चों को एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाना है। ये नहीं है कि जो 1-2 बच्चा नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करनी, सभी बच्चों को एक लक्ष्य को दिलाना है, सभी बच्चों के बारे में एक लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण रखना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन यहां से लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण का सॉल्व होता है। थ्योरी बहुत कम है, रीजनिंग बहुत ज्यादा है। थ्योरी के बारे में हम केवल तो समझ सकते हैं कि थ्योरी में हम किस प्रकार की थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन से बदलता है कि लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करेगा। नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे? रेखा उप्रेती, गीतू सामवेल, डॉक्टर प्रेमा उप्रेती, सुंदरराम, विद्या आर्या, विजय मंडोलिया, सबका आंसर है सी, उसे क्षमा कर देंगे। बिल्कुल सही है। टीचर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो होती है उसकी क्षमा करने की। शिक्षक बहुत ही विनम्र होता है, और विनम्रता कहां से आती है? उसके एटीट्यूड से आती है। अगर छात्रों के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है तो वो हमेशा विनम्र रहेगा। अगर नकारात्मक दृष्टिकोण है तो वो उससे हमेशा जलता रहेगा, ईर्ष्या करेगा और उसकी पिटाई लगाएगा हमेशा। लेकिन हमें दृष्टिकोण जो है